हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनाली बोड़ा, योर टीचर, योर फ्रेंड। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, हम स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का रिवीजन कर रहे थे। आज जो स्टैंडर्ड हम रीड करने वाले हैं वो है एसे 320। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको अच्छा लगता है मेरे वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो अब हम एसे 320 स्टार्ट करते हैं। मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट। सबसे पहले मटेरियलिटी किसको बोलते हैं? कोई भी मिस स्टेटमेंट इस नेचर का है कि या तो वो इंडिविजुअली या फिर एग्रीगेटली मिल करके और यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजन को अगर वो इफेक्ट करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मटीरियल मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट फ्रॉड से हो सकता है, एरर से भी हो सकता है। ये हम बेसिक डेफिनेशन में कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। तो मान लो कोई ट्रांजैक्शन है, वहां पे हमने 1000 की जगह 10,000 लिख दिया, तो उससे यूजर्स का इकोनॉमिक डिसीजन कोई इफेक्ट नहीं होगा, इतना बड़ा नहीं है, तो उसको हम मटेरियल नहीं बोलेंगे। लेकिन वहीं कोई बैलेंस शीट में हमने 20 करोड़ के अमाउंट को 200 करोड़ लिख दिया, तो उस केस में वो मटेरियल होगा और यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को इफेक्ट भी करेगा। मतलब अगर कोई देखेगा कंपनी का 200 करोड़ का प्रॉफिट है तो वो उसका डिसीजन वहां पे इफेक्ट होगा, इकोनॉमिक डिसीजन। जैसे शेयर्स में इन्वेस्ट करना, तो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है वो इफेक्ट होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन हो सकते हैं? तो ये स्टेक होल्डर्स हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, आउटसाइडर्स हो सकता है, इंटरनल मैनेजमेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मटेरियलिटी है उसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी गई है। इसको हमें क्या करना होता है? नेचर साइज देखना होता है मिस स्टेटमेंट का और सर्कमस्टांसेस देखनी होती है। उसके अकॉर्डिंगली मटेरियलिटी डिसाइड होती है। मतलब अगर जीएसटी की कोई पेनल्टी लगी है या फिर कोई कंप्लायंसेस को पूरा नहीं किया तो उसका नेचर साइज नहीं, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसी है, मतलब कि उसका नेचर ऐसा है कि वो मटेरियल है। लॉ को कंप्लाई ना करना ये एक मटेरियल हो गया। लेकिन नेचर साइज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 20 करोड़ को 200 करोड़ लिख दिया या फिर 1000 को 10,000 लिखा। अब यहाँ पर अगर एग्रीगेटली भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, मतलब ऐसी 1000 को 10,000 की जो अमाउंट लिखी, ऐसी एक ट्रांजैक्शन नहीं थी, ऐसी 100 ट्रांजैक्शन थी, तब वो इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे साइज भी देखना होता है, नेचर भी देखना होता है, सर्कमस्टांसेस भी देखनी होती है। अब दो बातें आती है, एक होती है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, एक होती है बेंचमार्क मटेरियलिटी। सबसे पहले तो मटेरियलिटी हम डिसाइड कैसे करते हैं? तो जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है या तो वो खुद बताएगा मटेरियलिटी की डेफिनेशन, या फिर हम जो परसेंटेज कंपेयर करेंगे, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर का कोई पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर इतना परसेंट है तो वो होगा कि नहीं, तो इस बेसिस पे करेंगे। या फिर हम प्रीवियस ईयर के जो डेटा है उनको देख के करेंगे। मतलब हो सकता है कि प्रीवियस ईयर के अंदर कोई ट्रांजेक्शन है वो बहुत ज्यादा अमाउंट का था लेकिन इस साल कम हुआ है, तो इस साल के अगर हम देख के करें तो उससे हम मटेरियल नहीं मानेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने में पता लग रहा है कि वो मटेरियल है। तो इस तरीके से मटेरियलिटी डिसाइड होती है। अब आती है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एंड बेंचमार्क मटेरियलिटी। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एंड बेंचमार्क। बेंचमार्क का मतलब क्या होता है? जिसको हमने बेस लिया है, मतलब परसेंटेज में इतने % से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये बेस हो गया। जिसको बेस मानते हैं वो होती है बेंचमार्क। और परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि जो ऑडिटर है वो एक तो ओवरऑल मटेरियलिटी डिसाइड करेगा, एक वो परफॉर्मेंस लेवल पे डिसाइड करेगा। मतलब जैसे कि P&L का आइटम है, उसमें अगर 2 करोड़ से ऊपर का अगर कोई अमाउंट का एक्सपेंडिचर है तो उसको मटेरियल माना जाएगा, तो ये तो हो गया परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिला के, बैलेंस शीट मिला करके, P&L मिला करके उसने कोई लिमिट डिसाइड कर दी 100 करोड़, तो ये हो गया ओवरऑल। मतलब कोई एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन अगर 2 करोड़ से अबव होगा तो उसको मटेरियल माना जाएगा। और अगर सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें मिस स्टेटमेंट है वो मिला करके अगर 100 करोड़ से ज्यादा हो रहे हैं, जो उसने लिमिट सेट की उससे ज्यादा हो रहे हैं, तो उस केस में माना जाएगा। तो एक तो हो गई ओवरऑल और एक होगी परफॉर्मेंस बेस पे। तो इस तरीके से मटेरियलिटी डिसाइड होती है। अब ये जो मटेरियलिटी है ये ड्यूरिंग द ऑडिट चेंज भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं कि मटेरियलिटी डेफिनेशन को चेंज करना पड़ जाए। तो ऑडिटर ने जो भी मटेरियलिटी लेवल डिसाइड किया है तो उसको वो सब डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करके रखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली उसको आगे जो अपनी ऑडिट है वो कंडक्ट करनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। और ये क्या है कि रिवीजन हो सकता है कि मटेरियल लेवल में, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। कोई भी अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस आ जाए, कुछ और मिल जाए उसको चेकिंग के टाइम पे, तो उसकी बेसिस पे वो रिवाइज कर सकता है। एक और बात आती है कि मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब मटेरियलिटी अगर ज्यादा होगी, मतलब कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, वो ज्यादा मटेरियल होगा तो वहां पर डिटेक्शन रिस्क कम रखनी पड़ेगी और वाइस वर्सा। तो इस तरीके से यहाँ पे मटेरियलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए ऑडिटर अपनी ऑडिट को प्लानिंग करता है और परफॉर्म करता है। आई होप आपको ये स्टैंडर्ड समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ।
तो फ्रेंड्स, स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट।